1000 करोड़ के घोटाले में फंसी घमंडी बीवी, सामने जज की कुर्सी पर बैठा था ठुकराया हुआ पति। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर की वो दोपहर किसी भट्टी से कम नहीं थी। आसमान से जैसे आग बरस रही थी और कोलतार की सड़क पैरों के नीचे पिघल रही थी। लेकिन हाई कोर्ट के गेट नंबर 4 के बाहर खड़े हुजूम को इस जानलेवा गर्मी की कोई परवाह नहीं थी। वहां मीडिया वालों का ऐसा जमावड़ा था जैसे किसी बहुत बड़े आतंकवादी को पेश किया जाने वाला हो। सड़क के दोनों तरफ लोहे के पीले बैरिकेड्स लगे थे, जिन्हें धकेलते हुए लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। दर्जनों न्यूज चैनलों के कैमरे, लंबे लंबे माइक और पसीने से तरबतर रिपोर्टर्स, सबकी नजरें बस सड़क के उस मोड़ पर टिकी थी जहां से पुलिस की गाड़ी आने वाली थी। तभी दूर से सायरन की चीखती हुई आवाज गूंजी, आ गई, गाड़ी आ गई, कैमरा रेडी रखो। भीड़ में से किसी की तेज आवाज आई। पुलिस वालों ने लाठियां पटक कर लोगों को पीछे खदेड़ना शुरू किया। एक सफेद रंग की पुलिस वैन, जिसकी खिड़कियों पर लोहे की मोटी जाली लगी थी, भीड़ को चीरती हुई गेट के ठीक सामने आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही कैमरों के फ्लैश इस कदर चमकने लगे जैसे दिन के उजाले में लगातार बिजलियां कड़क रही हों। दोस्तों, गाड़ी का पिछला भारी दरवाजा खुला। पहले 2 महिला पुलिस वाले बाहर निकले और फिर उन्होंने अंदर की तरफ हाथ बढ़ाया। वैन के उस अंधेरे हिस्से से एक पैर बाहर निकला और फिर वो बाहर आ गई। कविता, जिसकी खूबसूरती के कभी शहर में चर्चे हुआ करते थे, जिसे महंगे डिजाइनर कपड़ों, परफ्यूम और बड़ी गाड़ियों का ऐसा शौक था कि उसने इसके लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। लेकिन आज उसे देखकर कोई पहचान नहीं सकता था कि ये वही कविता है। उसने एक बहुत ही साधारण फीके रंग का सूती सूट पहना था जो जघसगे से पसीने और धूल से सना हुआ था। उसके बाल बुरी तरह उलझे हुए थे। कभी गुलाब की तरह खिलने वाला उसका चेहरा आज पीला और बेजान पड़ चुका था। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे जो बता रहे थे कि वो हफ्तों से एक पल के लिए भी सोई नहीं है। दोस्तों, सबसे ज्यादा रुला देने वाला नजारा था उसके हाथ। उसके उन नाजुक गोरे हाथों में लोहे की एक भारी और ठंडी हथकड़ी कसी हुई थी। हथकड़ी की जंजीर को एक महिला हवलदार ने कसकर पकड़ा हुआ था। जैसे ही कविता ने जमीन पर कदम रखा, मीडिया वाले भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़े। माइक सीधा उसके चेहरे के पास ठूंस दिए गए। कविता जी, 1000 करोड़ का फ्रॉड करके कैसा लग रहा है? जिन गरीब औरतों का पैसा आपने लूटा है, उनके लिए क्या कहेंगी? आपका पति समीर पैसा लेकर लंदन भाग गया और आपको मरने के लिए छोड़ गया। कुछ तो बोलिए। ये सवाल नहीं थे, ये कविता के मुंह पर पड़ने वाले तमाचे थे। कविता ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपना सिर नीचे झुका लिया। वो कांप रही थी, बुरी तरह कांप रही थी। उसके होंठ सूख चुके थे। वो कुछ बोलना चाहती थी, चीखना चाहती थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है, लेकिन उसके गले से एक आवाज तक नहीं निकली। दोस्तों, तभी भीड़ में खड़ी एक आम सी औरत, जो कोर्ट किसी काम से आई थी, अपने बगल वाले को कोहनी मारते हुए जोर से बोली, अरे देख तो जरा, शक्ल देख इसकी, कितनी सुंदर दिखती है, बिल्कुल किसी अप्सरा जैसी। पर इसके काम देख, एकदम खराब और गंदे। डायन है पूरी। 1000 करोड़ डकार गई गरीबों का। हम लोग यहां 100 रुपए के लिए धक्के खाते हैं और ये मैडम हमारा ही खून पीकर ऐश कर रही थी। उस औरत की आवाज इतनी तेज थी कि शोर शराबे के बीच भी वो सीधी कविता के कानों में किसी खंजर की तरह उतरी। पास खड़े एक आदमी ने भी झर उगला, सुंदरता का ही तो फायदा उठाया है भाई। ऐसी औरतें अपना भोला चेहरा दिखाकर लोगों को लूटती हैं। इसके पति ने तो मजे मार लिए, अब ये फंस गई। इसे तो बीच सड़क पर फांसी दे देनी चाहिए, तब कलेजे को ठंडक मिलेगी। ये ताने, ये नफरत कविता को अंदर तक चीर रहे थे। उसकी बंद आंखों से आंसुओं की 2 मोटी धारें निकलकर उसके गालों पर बहने लगी। उसे अचानक लगा कि उसका दम घुट जाएगा। जिस अमीरी और रुतबे के पीछे भागते हुए उसने अपने अतीत को, अपने एक सच्चे रिश्ते को लात मारी थी, आज उसी रुतबे ने उसे सरेआम बीच चौराहे पर नंगा करके खड़ा कर दिया था। दोस्तों, पुलिस वाले उसे धक्के मारते हुए, भीड़ से बचाते हुए कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर ले गए।
बाहर की उस चिलचिलाती धूप और शोर के बाद कोर्ट के अंदर का सन्नाटा और ऐसी की ठंडक और भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। कविता को सीधा गलियारों से होते हुए कोर्ट रूम नंबर 3 के अंदर ले जाया गया। कोर्ट रूम वकीलों से खचाखच भरा था। कविता को ले जाकर सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया गया। वो लकड़ी का कटघरा, जहां खड़े होकर बड़े से बड़ा इंसान खुद को दुनिया का सबसे छोटा और लाचार कीड़ा महसूस करता है। कविता ने अपने कांपते हाथों से उस जंग लगी लकड़ी को पकड़ लिया। हथकड़ी की जंजीर खनकी। पूरा कोर्ट रूम उसे ही घूर रहा था। ऑल राइज, कोर्ट रीडर की भारी आवाज गूंजी। कमरे में मौजूद हर शख्स खड़ा हो गया। कोर्ट रूम के पिछले दरवाजे से जज साहब अंदर दाखिल हुए। काला कोट, गले में सफेद बैंड और चेहरे पर एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा जिसे देखकर अच्छे अच्छे मुजरिमों का पेशाब निकल जाता था। दोस्तों, जज अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठे। उन्होंने अपना चश्मा ठीक किया और सामने रखी भारी भरकम फाइलों को देखने लगे। सरकारी वकील मिस्टर माथुर, जो अपनी चीखती हुई आवाज और बेरहम दलीलों के लिए मशहूर थे, अपनी जगह से खड़े हुए। माय लॉर्ड, माथुर ने बोलना शुरू किया, आज कटघरे में जो औरत खड़ी है, कविता सिंघानिया, ये कोई बेचारी घरेलू औरत नहीं है। ये एक बहुत बड़े 1000 करोड़ रुपए के चिटफंड घोटाले की असली मास्टरमाइंड है। इसके पति समीर सिंघानिया ने 20 फर्जी कंपनियां बनाई, लेकिन माय लॉर्ड, हर कागज पर, हर बैंक ट्रांसफर पर इसी औरत के दस्तखत हैं। समीर तो पैसा लेकर देश से फरार हो गया, लेकिन इस औरत ने मासूम गरीबों का पैसा लूटा है। दोस्तों, कविता कटघरे में खड़ी खड़ी सुन्न हो रही थी। सच तो यह था कि जब समीर ने उससे शादी की थी तो उसे एक रानी की तरह रखा था। समीर उससे रोज नए नए अंग्रेजी कागजों पर साइन करवाता था और कविता बिना पढ़े आंख बंद करके साइन कर देती थी। उसे तो बस बड़ी गाड़ियां, महंगे गहने और सहेलियों के सामने अपना रुतबा दिखाने से मतलब था। उसे पता ही नहीं चला कि कब समीर ने उसे अपनी ढाल बना लिया। और एक रात समीर उसे सोता हुआ छोड़कर सारा पैसा समेटकर हमेशा के लिए भाग गया। पीछे छोड़ गया पुलिस, कर्जदार और ये बर्बादी। माय लॉर्ड, वकील माथुर की आवाज और तेज हो गई। ये औरत जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। ये सब कुछ जानती है। ये सिर्फ मासूमियत का नाटक कर रही है। इसलिए मेरा कोर्ट से कड़ा निवेदन है कि सच उगलवाने के लिए इस औरत को तुरंत 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जाए। पुलिस रिमांड, ये 2 शब्द सुनते ही कविता के शरीर का सारा खून जैसे बर्फ बन गया। उसकी टांगे कांपने लगी। पुलिस रिमांड का मतलब वो अच्छे से जानती थी। पुलिस के टॉर्चर रूम की बेनतहा जलालत, पट्टे की मार, गालियां और अंधेरी कोठरी। वो औरत जिसने अपनी जिंदगी में कभी एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं की थी, वो रिमांड के नाम से ही अंदर से टूट कर बिखर गई। दोस्तों, कविता का अपना वकील, जिसे कोर्ट ने सरकारी खर्चे पर दिया था क्योंकि कविता के पास अब फूटी कौड़ी नहीं बची थी, वो एकदम डरा हुआ सा खड़ा था। माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट को फंसाया गया है। उनके पति ने उन्हें धोखा। वकील हकला रहा था। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, माथुर चिल्लाया। ये झूठ है, कागज झूठ नहीं बोलते। कविता को लगा कि अब सब खत्म हो गया। पुलिस उसे ले जाएगी और जानवरों की तरह पीटेगी। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने रहम की भीख मांगने के लिए, जज के पैरों में गिरने के लिए पहली बार कटघरे से अपना सिर ऊपर उठाया और जज की तरफ देखा। लेकिन जैसे ही उसकी आंसुओं से भरी नजरों ने सामने कुर्सी पर बैठे जज के चेहरे को देखा, कविता की सांसें उसके हलक में ही अटक गई। उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लगा जैसे कोर्ट रूम की जमीन फट गई है और वो किसी अंधेरे कुएं में गिरती जा रही है। उसके कानों में अचानक एक अजीब सी साए साए की आवाज होने लगी। सामने उस इंसाफ की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा वो शख्स, वो कोई और नहीं था, वो रुद्र था। उसका अपना रुद्र, वो इंसान जिसे उसने कभी अपना पति माना था। दोस्तों, कविता के दिमाग में मानो किसी ने एक जोरदार हथौड़ा मारा। 12 साल पुरानी वो यादें, जिन्हें उसने दौलत के नशे में अपने दिमाग के सबसे गहरे कोने में दफना दिया था, आज अचानक जिंदा होकर उसके सामने खड़ी हो गई थी। कविता को वो दिन याद आ गया। कड़कड़ाती ठंड की रात थी। रुद्र के पास ढंग के कपड़े नहीं थे। वो एक छोटा सा मामूली सा कोर्ट का क्लर्क था।
रात रात भर वो सड़क किनारे जलने वाली पीली लाइट के नीचे बैठकर कानून की मोटी मोटी किताबें पढ़ता था ताकि जज बनने का एग्जाम पास कर सके। उस रात कविता ने अपना बैग पैक कर लिया था। घर के बाहर समीर की चमचमाती मर्सिडीज खड़ी थी। क्या कर रही हो कविता? रुद्र ने उसके पैर पकड़ लिए थे। वो रो रहा था। छोड़ो मुझे रुद्र, घिन आती है मुझे तुम्हारी इस गरीबी से। कविता ने उसे जोर से धक्का दिया था। रुद्र की किताबें कीचड़ में गिर गई थी। मैं तुमसे प्यार करता हूं कविता, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। रुद्र गिड़गिड़ाया था। वक्त? तुम्हारी औकात ही नहीं है कुछ बनने की। तुम जिंदगी भर इसी धूल में सड़ोगे। मैं जा रही हूं उस इंसान के पास जो मुझे वो जिंदगी दे सकता है जो मैं डिजर्व करती हूं। कविता ने उस रात अपने पैरों से रुद्र के प्यार और उसकी किताबों को कुचला था और बिना एक बार मुड़कर देखे उस अमीर गाड़ी में बैठकर चली गई थी। माय लॉर्ड, क्या आप अपना फैसला सुनाएंगे? सरकारी वकील की आवाज ने कविता को झकझोर कर वापस इस भयानक सच्चाई में लाकर पटक दिया। दोस्तों, कविता अब कटघरे की लकड़ी पर अपना सिर टिकाए बुरी तरह रो रही थी। उसका पूरा शरीर हिचकियों से कांप रहा था। हे भगवान, ये मैंने क्या किया था? ये तूने मुझे कहां लाकर खड़ा कर दिया? कविता मन ही मन चीख रही थी। आज रुद्र मुझसे उस एक एक आंसू का हिसाब लेगा। उसके पास आज पूरी ताकत है। मैं तो उसके पैरों की धूल भी नहीं हूं। आज वो बस एक साइन करेगा और पुलिस मुझे रिमांड पर ले जाकर मेरी हड्डियां तोड़ देगी। मैंने उसके साथ किया ही क्या था, सिवाय जलालत के? आज वो मुझे जीते जी मार डालेगा। पूरे कोर्ट रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। सब जज साहब के फैसले का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, रुद्र का चेहरा बिल्कुल पत्थर की तरह शांत था। उसकी आंखों में ना तो 12 साल पुराना कोई प्यार था और ना ही कोई बदला लेने की खुशी। वो बस एक अनजान मुजरिम की तरह कविता को देख रहा था। और रुद्र का ये अजनबीपन कविता को पुलिस के डंडों से भी ज्यादा जोर से मार रहा था। रुद्र ने गहरी सांस ली। उसने फाइलों से नजर हटाई और सीधे कटघरे में खड़ी उस टूट चुकी बर्बाद औरत की आंखों में देखा। 12 साल बाद वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक के पास पूरी दुनिया की ताकत थी और दूसरी के पास अपने पैरों पर खड़े होने की भी औकात नहीं थी। कविता ने शर्म और जलालत के मारे अपनी नजरें झुका ली। उसके आंसू अब कटघरे के फर्श पर गिर रहे थे। रुद्र ने अपना माइक ऑन किया। उसकी भारी और गंभीर आवाज पूरे कोर्ट रूम के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। इस कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। रुद्र ने बोलना शुरू किया। कविता ने डर के मारे अपनी आंखें भींच ली। वो पुलिस के डंडों की मार सहने के लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार करने लगी। सरकारी वकील पुलिस रिमांड की मांग कर रहे हैं। दलीलें कागजों पर आधारित हैं। रुद्र की आवाज गूंज रही थी। लेकिन न्याय सिर्फ कागजों पर नहीं, विवेक पर भी निर्भर करता है। सरकारी वकील माथुर का चेहरा थोड़ा अजीब सा हो गया। आरोपी महिला का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मुख्य आरोपी, जो इनका पति है, वो फरार है। कोर्ट का काम न्याय करना है, किसी को बिना साबित हुए जुर्म की ऐसी सजा देना नहीं जहां उसके मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स ही खत्म हो जाए। रुद्र एक पल के लिए रुका। उसने अपना पेन उठाया। इसलिए ये कोर्ट कविता सिंघानिया की पुलिस रिमांड की अर्जी को खारिज करती है। ये सुनते ही कोर्ट रूम में हल्की सी हलचल मच गई। पुलिस वाले हैरान रह गए। कविता ने झटके से अपना आंसुओं से भीगा हुआ सिर उठाया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि रुद्र ने अपनी बात पूरी की। घोटाला बड़ा है, इसलिए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया जाता है। इन्हें तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। पुलिस वहां जाकर इनसे पूछताछ कर सकती है, लेकिन किसी भी तरह की कोई थर्ड डिग्री या मारपीट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई 14 दिन बाद होगी। रुद्र ने अपना हथौड़ा हल्का सा टेबल पर मारा, ठक, और इसके साथ ही वो अपनी कुर्सी से उठा और बिना एक सेकंड के लिए भी पीछे मुड़े अपने चेंबर की तरफ चला गया। दोस्तों, कविता कटघरे में बुद्ध बनकर खड़ी रह गई। रुद्र ने उसे पुलिस रिमांड के उस भयानक नर्क से बचा लिया था। उसने बदला नहीं लिया। उसने अपने पद का फायदा उठाकर उसे सजा नहीं दी। उसने वो इंसानियत दिखाई जिसे कविता 12 साल पहले कीचड़ में रौंद कर चली गई थी।
महिला पुलिस ने कविता की हथकड़ी खींची। चल, तिहाड़ जेल जाने का ऑर्डर हुआ है, चल आगे बढ़। कविता भारी कदमों से कोर्ट रूम के बाहर जाने लगी। उसके आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आज उसे समझ आ रहा था कि जिसे उसने गरीबी समझकर ठुकरा दिया था, वो असल में एक अनमोल हीरा था, और जिसे उसने अमीरी समझकर चुना था, वो सिर्फ एक दलदल था जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह कर दी थी। तिहाड़ जेल की वैन उसका इंतजार कर रही थी, और कविता की जिंदगी का सबसे दर्दनाक सफर अब बस शुरू ही हुआ था। तिहाड़ जेल की वो 8x8 की अंधेरी कोठरी, फर्श इतना ठंडा और खुरदरा कि उस पर बैठना भी किसी सजा से कम नहीं था। रात के 2 बज रहे थे। कविता उस ठंडे फर्श पर एक कोने में घुटनों में सिर दिए बैठी थी। उसे एक पतली सी बदबूदार कंबल दी गई थी, जिसे ओढ़ने से ज्यादा उल्टी आ रही थी। कभी जिस कविता को सोने के लिए रेशम की चादरें और 16 डिग्री पर सेट ऐसी चाहिए होता था, आज वो मच्छरों और पसीने के बीच अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। सामने एल्यूमिनियम की प्लेट में सूखी रोटी और पानी जैसी पतली दाल रखी थी, जिसे देखते ही उसका गला रुंध जाता था। इन पिछले 14 दिनों में जेल की चक्की ने कविता का सारा गुरूर, सारा घमंड और अमीरी का सारा नशा पीस कर रख दिया था। जेल की औरतों के ताने, पुलिस वालों की गालियां और हर रात का वो भयानक सन्नाटा। कविता रोज तिल तिल कर मर रही थी, लेकिन इन सबसे भी ज्यादा जो चीज उसे अंदर से खा रही थी, वो था पछतावा। उसे समीर के भाग जाने का या 1000 करोड़ लुट जाने का उतना दुख नहीं था, जितना दुख उसे रुद्र की वो शांत आंखें देखकर हो रहा था। जेल की उस काल कोठरी में उसे बार बार 12 साल पुरानी वो रात याद आती थी, जब रुद्र उसके पैरों में गिरकर रोया था। उसने एक सच्चे, ईमानदार इंसान को पैसों के तराजू पर तौलकर कूड़ेदान में फेंक दिया था। हे भगवान, मुझे उठा ले, मैं ये जलालत और नहीं सह सकती। कविता अंधेरे में सिसकते हुए खुद से बातें करती। उसे समझ आ गया था कि कर्मों का हिसाब इसी जन्म में होता है, और बहुत भयानक तरीके से होता है। उधर बाहर की दुनिया में पुलिस की जांच तेजी से चल रही थी। समीर तो लंदन भाग चुका था, लेकिन पुलिस ने उसके सीक्रेट ऑफिस पर छापा मारा। वहां से एक लैपटॉप और कुछ हिडन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बरामद हुई। उन रिकॉर्डिंग्स में समीर अपने एक पार्टनर से हंसते हुए बात कर रहा था। अरे भाई, मेरी बीवी कविता तो एकदम बेवकूफ है। उसे तो बस शॉपिंग और पार्टी से मतलब है। मैं रोज रात को उसे कोई भी फाइल पकड़ा देता हूं, और वो बिना पढ़े अपने लंबे नाखूनों से उस पर दस्तखत कर देती है। अगर कल को पुलिस आई भी तो कागजों पर नाम कविता का है, मैं तो साफ निकल जाऊंगा। ये सबूत सीधा हाई कोर्ट में जस्टिस रुद्र की टेबल पर पहुंचा। दोस्तों, रुद्र ने अपने चेंबर में अकेले बैठकर वो रिकॉर्डिंग सुनी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना खुशी ना दुख। उसने बस एक गहरी सांस ली, फाइल बंद की और अपना चश्मा उतारकर मेज पर रख दिया। दोस्तों, फैसले का दिन। दिल्ली हाई कोर्ट, कोर्ट रूम नंबर 3 में आज फिर वैसी ही भीड़ थी। कविता को पुलिस वैन से उतारकर सीधा कटघरे में लाया गया। इन 14 दिनों में कविता की हालत ऐसी हो गई थी जैसे कोई जिंदा लाश हो। उसका वजन घट गया था, गाल पिचक गए थे और आंखों की चमक हमेशा के लिए बुझ चुकी थी। वो कटघरे की लकड़ी पकड़े बस जमीन की तरफ देख रही थी। उसमें अब सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं बची थी। रुद्र अपनी कुर्सी पर आया। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सरकारी वकील माथुर आज थोड़े शांत लग रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, माय लॉर्ड, पुलिस जांच की फाइनल रिपोर्ट आ गई है। हमें समीर सिंघानिया के ऑफिस से कुछ पुख्ता सबूत और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिली हैं। माथुर ने कोर्ट को समीर की वो रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें वो कविता को बेवकूफ बनाने की बात कर रहा था। माय लॉर्ड, माथुर ने सिर झुकाते हुए कहा, इन सबूतों से ये साफ होता है कि कविता सिंघानिया को इस 1000 करोड़ के फ्रॉड की कोई जानकारी नहीं थी। समीर ने उनके लालच और बेवकूफी का फायदा उठाया। कागजों पर दस्तखत इनके हैं, लेकिन क्राइम करने का इंटेंशन, इरादा इनका नहीं था। ये खुद एक शिकार है। दोस्तों, कविता ने धड़कते दिल के साथ माथुर की बातें सुनी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बेगुनाह साबित हो गई थी। रुद्र ने अपनी फाइल खोली और माइक ऑन किया। उसकी भारी आवाज गूंजी,
तमाम सबूतों और गवाहों को देखने के बाद ये कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि आरोपी कविता सिंघानिया इस 1000 करोड़ के घोटाले में शामिल नहीं थी। इनके पति ने इन्हें धोखे में रखा। इसलिए इस अदालत के द्वारा कविता सिंघानिया को फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के सभी आरोपों से बाइज्जत बरी किया जाता है। कोर्ट रूम में राहत की एक लहर दौड़ गई। लेकिन रुद्र की आवाज फिर गूंजी। चूंकि सारी फर्जी कंपनियां इनके नाम पर थी, इसलिए रिकवरी के लिए कविता सिंघानिया के नाम पर मौजूद घर, गाड़ियां और बैंक अकाउंट सरकार द्वारा जब्त किए जाते हैं। कोर्ट राइज। रुद्र अपनी जगह से उठा और बिना एक बार भी कविता की तरफ देखे अपने चेंबर में चला गया। कविता आजाद तो हो गई थी, लेकिन अब उसके पास ना कोई घर था, ना पैसा, ना पति और ना ही कोई अपना। वो बिल्कुल सड़क पर आ चुकी थी। वही सड़क जहां उसने 12 साल पहले रुद्र को छोड़ा था। शाम के 5 बज चुके थे। कोर्ट का काम खत्म हो रहा था। कविता कोर्ट बिल्डिंग के बाहर वाले बड़े से लोहे के गेट के पास खड़ी थी। उसने वही पुराना फीका सूट पहना हुआ था। उसके हाथ में एक छोटा सा प्लास्टिक का थैला था जिसमें उसका कुछ सामान था। वो कहीं जा नहीं रही थी, बस गेट पर टकटकी लगाए किसी का इंतजार कर रही थी। तभी गेट से एक काली रंग की चमचमाती सरकारी गाड़ी बाहर निकली। उस पर लाल बत्ती लगी थी, बिना जले हुए, और आगे भारत सरकार का बोर्ड लगा था। गाड़ी की पिछली सीट पर रुद्र बैठा था। दोस्तों, कविता गाड़ी के सामने आ गई। पुलिस वाले उसे हटाने दौड़े, लेकिन रुद्र ने शीशा नीचे किया और पुलिस वालों को हाथ के इशारे से रोक दिया। रुद्र गाड़ी से बाहर निकला। उसने एक शानदार ग्रे रंग का सूट पहना हुआ था। उसका रुतबा, उसकी चाल, सब कुछ एक बहुत बड़े इंसान की तरह था। कविता कांपते कदमों से उसके पास पहुंची। 12 साल बाद आज वो दोनों बिना किसी जज या कटघरे के आमने सामने खड़े थे। कविता की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दो रुद्र, मुझे माफ कर दो। कविता की आवाज बीच सड़क पर गूंज रही थी। वो रोते हुए नीचे जमीन पर बैठने लगी, रुद्र के पैरों की तरफ। रुद्र ने तुरंत पीछे हटकर उसे अपने पैरों को छूने से रोक दिया। खड़ी रहो कविता, ये सड़क है, तमाशा मत बनाओ। रुद्र की आवाज एकदम शांत थी। उसमें कोई गुस्सा नहीं था। कविता रोते हुए बोली, रुद्र, तुमने मुझे जेल की उस नग से क्यों बचाया? मुझे रिमांड पर क्यों नहीं भेजा? अपना बदला क्यों नहीं लिया मुझसे? तुमने तो मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। मैं तो इसी लायक थी कि वहां सड़सड़ कर मर जाती। मैंने तुम्हारे साथ जो किया था। दोस्तों, रुद्र ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया क्योंकि मुझे तुमसे कोई हमदर्दी थी। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मेरी कुर्सी, मेरा कानून मुझे इंसाफ करना सिखाता है, इंतकाम लेना नहीं। बेगुनाह को सजा देना मेरे उसूलों के खिलाफ है। कविता हिचकियां ले रही थी। रुद्र, मुझे मेरी सजा मिल गई है। मैं सड़क पर आ गई हूं। मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं लालची थी, अंधी थी। मुझे बस एक बार दिल से माफ कर दो, वरना मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। रुद्र ने एक गहरी सांस ली। आसमान की तरफ देखा, जहां शाम का सूरज ढल रहा था। फिर उसने कविता की आंखों में देखा। उन आंखों में अब सिर्फ खालीपन था। कविता, रुद्र ने बहुत ही ठंडे और ठहरे हुए लहजे में कहा, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तुमने वो तलाक के कागज मेरे मुंह पर मारे थे, क्योंकि उस दिन मुझे समझ आ गया था कि तुमने मुझे नहीं, मेरी गरीबी को छोड़ा था। और जो इंसान हालात देखकर रिश्ते बदलता है, उससे शिकायत कैसी? कविता के सीने में ये लफ्ज किसी खंजर की तरह उतरे। रुद्र मुड़ा और अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए आखिरी बात बोला, और रही बात बदले की, तो बदला वो लेते हैं जो अंदर से हारे हुए हों। मेरी खामोश कामयाबी और तुम्हारा ये पछतावा, यही सबसे बड़ा इंसाफ है। अपना ख्याल रखना। रुद्र गाड़ी में बैठा। ड्राइवर ने दरवाजा बंद किया और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ गई। कविता वही धूल भरी सड़क पर खड़ी रह गई, अकेली, खाली हाथ। उसे समझ आ गया था कि रुद्र ने उसे माफ तो कर दिया है, लेकिन वो अब उन ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है जहां तक कविता की आवाज भी नहीं पहुंच सकती थी। उसे कोई जेल, कोई पुलिस, कोई कानून सजा नहीं दे पाया,
लेकिन उसकी अपनी गलतियों का बोझ और रुद्र का वो शांत रुतबा उसे जिंदगी भर तिल तिल कर मारने के लिए काफी था। दोस्तों, इस कहानी ने साबित कर दिया कि इंसान का असली गहना दौलत नहीं, बल्कि उसका चरित्र और ईमानदारी होती है। वक्त का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़ों का गुरूर टूट जाता है। अब आप सब मुझे कमेंट करके बताइए, क्या रुद्र ने कविता को माफ करके सही किया, या फिर कविता को उसके लालच की और कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही बेहतरीन और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए स्टोरी बाय धीरज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।